नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा चढ़ा और निफ्टी फिर से 25,900 के ऊपर पहुंच गया। लगातार तीसरे दिन बाजार में रैली जारी रही और बड़े इंडेक्स से लेकर मिड कैप स्मॉल कैप शहरों तक हर जगह खरीदारी का माहौल रहा। दिन के अंत में सेंसेक्स 561 अंक ऊपर 84,432 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 181 अंक बढ़कर 25,876 पर पहुंचा। बैंकिंग सेक्टर भी मजबूत दिखा। निफ्टी बैंक 136 अंक ऊपर 58,275 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स ने आज नया रिकॉर्ड बनाया और 475 अंक उछलकर 60,902 पर पहुंच गया। इस तेजी से मार्केट कैप में लगभग 3.52 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जो निवेशकों के लिए बड़ा फायदा रहा। एशियन पेंट्स ने तिमाही नतीजों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्टॉक 6% उछल गया और ये निफ्टी का टॉप गेनर रहा। इसके असर से बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स जैसे दूसरे पेंट स्टॉक्स में भी 4% तक की तेजी देखी गई। हालांकि ग्रासिम पर दबाव रहा और वो दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। बाजार की इस शानदार रैली के पीछे 7 बड़ी वजहें रहीं। सबसे पहले इंडिया यूएस ट्रेड डील की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देश समझौते के करीब हैं, जिससे बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ। दूसरा कारण रहा बिहार एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए की बढ़त ने राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद जगाई। एनालिस्ट्स के मुताबिक स्थिर सरकार से पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी रहती है, जो बाजार के लिए अच्छा संकेत है। तीसरी वजह रही अमेरिका में सरकारी शटडाउन के खत्म होने की उम्मीद। सीनेट में हुए समझौते के बाद ग्लोबल मार्केट्स में राहत आई और निवेशकों का रिस्क लेने का मूड लौटा। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट भी मिला। जापान और चीन में मामूली गिरावट के बावजूद अमेरिकी बाजार में बढ़त ने भारतीय बाजार को मजबूती दी। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट ने भी राहत दी। ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के नीचे आ गया और भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए हमेशा ये एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है। आईटी शेयरों में भी आज जोरदार खरीदारी दिखी। अमेरिका में H-1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉजिटिव टिप्पणी के बाद टेक सेक्टर में जोश लौटा और निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 2% ऊपर बंद हुआ। साथ ही इंडिया विक्स यानी बाजार का डर इंडेक्स 5% गिरकर 11.82 पर आ गया। इसका मतलब है कि बाजार में घबराहट कम और भरोसा बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंचा और निफ्टी को मजबूत सपोर्ट दिया। कंपनी के शेयर में लगातार खरीदारी देखी जा रही है। ग्रो का आज मार्केट में धमाकेदार डेब्यू रहा। लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयर 30% ऊपर बंद हुआ। इससे फिनटेक सेक्टर में फिर से उत्साह लौटा। अर्निंग से जुड़ी खबरों में बायोकॉन और मैक्स फाइनेंस ने पॉजिटिव कमेंट्री दी, जिससे दोनों स्टॉक्स में तेजी आई। पराग मिल्क और किर्लोस्कर ऑयल ने शानदार तिमाही दिखाई और इन दोनों में भी जबरदस्त रैली रही। बीएसई के मजबूत नतीजों के चलते कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि थर्मैक्स, पीआई इंडस्ट्रीज और एचएएल जैसे कुछ स्टॉक्स नतीजों के बाद दबाव में रहे। थर्मैक्स 4% टूटा, पीआई इंडस्ट्रीज 5% गिरा और एचएएल में 3% की कमजोरी आई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम प्री बजट मीटिंग की। इस मीटिंग में छोटे उद्योगों ने सरकार से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, आसान लोन और सस्ती बिजली जैसी मांगे रखी। साथ ही जेम पोर्टल पर एमएसएमई वेंडर्स को प्राथमिकता देने और सरकारी टेंडरों में एमएसएमई की भागीदारी अनिवार्य करने की भी बात हुई। बैठक में ये सुझाव भी आया कि रोजगार देने वाले क्षेत्रों को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से कुछ राहत दी जाए। इसके अलावा एसएमईज और एमएसएमईज के लिए सस्ते सोलर पैनल उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। ये बैठक आगामी बजट की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है, जिसे 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों से भी सुझाव लिए थे। इन विशेषज्ञों ने आने वाले बजट को ग्रोथ और रोजगार बढ़ाने वाला बनाने की सलाह दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्ट्रैटेजी का रोड मैप बनेगा। इसी बीच सरकार 25,000 करोड़ रुपए के नए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 2 नई स्कीमें आएंगी, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। पहली स्कीम एक्सपोर्टर्स को सस्ता फंड देने पर केंद्रित होगी, ताकि एमएसएमई और छोटे एक्सपोर्टर्स ग्लोबल मार्केट में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सके। निर्यात दिशा स्कीम का मकसद भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाना है। इसमें एक्सपोर्ट ब्रांडिंग, मार्केट डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर काम होगा। सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ प्रोडक्ट न बनाए, बल्कि ब्रांड इंडिया को भी मजबूत करे।
कैबिनेट ग्रेफाइट, सीजियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी नेट घटाने की योजना पर भी विचार कर रही है। ये खनिज ईवी बैटरी, स्पेशल स्टील, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। रॉयल्टी घटने से खनन सस्ता होगा और निजी निवेश बढ़ेगा। साथ ही सरकार IIFCL के IPO को मंजूरी दे सकती है। इससे कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स में निवेश तेज होगा। वोडाफोन आइडिया को लेकर बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद सरकार कंपनी को राहत देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सरकार एक ऐसा पैकेज तैयार कर रही है जिससे वोडाफोन आइडिया के 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के AGR बकाये में राहत मिल सकती है। अगर ये राहत मिलती है तो कंपनी के लिए फंड जुटाने और कारोबार चलाने के रास्ते काफी आसान हो जाएंगे। सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया बाजार में बना रहे ताकि टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बना रहे। वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर मामले में भी बड़ी हलचल दिख रही है। NCLT ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिले सभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स कल तक अदालत में जमा करे। अदालत ने साफ किया है कि डीमर्जर आगे बढ़ाने से पहले सभी जरूरी अनुमतियां और दस्तावेज पेश होने चाहिए। कंपनी की ओर से दलील दी गई कि सरकार इस मामले में क्रेडिटर नहीं है, इसलिए उसे आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है। स्पाइसजेट का घाटा बढ़कर 621 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल ये 458 करोड़ था। कंपनी की आय भी 13% घटकर 792 करोड़ रुपए रह गई, जिसकी वजह कमजोर डिमांड, रुपए में कमजोरी, एयरस्पेस प्रतिबंध और ग्राउंडेड फ्लाइट से बढ़ी लागत रही। हालांकि पैसेंजर लोड फैक्टर 84.3% पर मजबूत बना हुआ है। आने वाले महीनों में एयरक्राफ्ट की संख्या 2 गुनी और सर्दियों में उड़ानों की उपलब्धता 3 गुनी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कंपनी के प्रदर्शन में सुधार आ सकता है। बाजार की बात करें तो फिलहाल सेंटिमेंट पूरी तरह बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर टिका है। इनक्रेड रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि अगर नतीजे NDA के खिलाफ गए तो बाजार में 5 से 7% तक की गिरावट आ सकती है, जिसे उन्होंने कोअलिशन डिस्काउंट नाम दिया है। निवेशक गठबंधन सरकार में नीति की अनिश्चितता को पहले से ही कीमत में शामिल कर लेते हैं। फिलहाल सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक उछल चुका है और निफ्टी 25,900 के ऊपर निकला है। लेकिन अगर परिणाम एग्जिट पोल्स के उलट हुए तो बाजार में तेज करेक्शन भी दिख सकता है। एशियन पेंट्स ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 47% बढ़कर 1018 करोड़ रुपए पहुंचा, जो बाजार के अनुमान से कहीं बेहतर है। आय में भी 6.4% की बढ़ोतरी हुई है और एबिडा में 21% की तेज उछाल देखने को मिली है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 17.6% रहा, जो पिछले साल 15.4% था। कंपनी के घरेलू डेकोरेटिव बिजनेस में 10.9% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि बाजार 5% की उम्मीद कर रहा था। एशियन पेंट्स ने साथ ही 4.5 रुपए प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका भुगतान 27 नवंबर से शुरू होगा। नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में 6% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। केस्टोन रियल्टर्स ने भी Q2 के नतीजे जारी किए हैं, लेकिन कंपनी के मुनाफे और कमाई दोनों में गिरावट आई है। मुनाफा घटकर सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल 66 करोड़ था। आय भी 533 करोड़ से घटकर 599 करोड़ हो गई। एबिडा 80 करोड़ से गिरकर 15 करोड़ रह गया और मार्जिन सिर्फ 3% पर सिमट गया। इसके बावजूद शेयर में हल्की तेजी रही और स्टॉक 1% ऊपर बंद हुआ। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर में हालिया मजबूती और कंपनी की स्थिर स्थिति को देखते हुए निवेशकों की रुचि बनी हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर बढ़कर 1,669 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन यह मार्केट की उम्मीदों से कम रहा। आय भी 6,976 से बढ़कर 6,629 करोड़ हुई, जबकि अनुमान 6,750 करोड़ का था। एबिडा घटकर 1,558 करोड़ रह गया और मार्जिन 27.4 से गिरकर 23.5 पर आ गया। बढ़ती लागत और प्रोजेक्ट खर्च की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन दबाव में दिखा। हालांकि कुल मिलाकर सालाना आधार पर कंपनी ने बेहतर ग्रोथ दिखाई है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच एक अस्थायी ट्रेड समझौता हुआ है। अमेरिका ने कुछ चीनी सामानों पर टैरिफ 21% से घटाकर 10% किया है, जबकि चीन ने कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट बैन आंशिक रूप से हटाया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्थायी शांति नहीं, बस रणनीतिक ब्रेक है। चीन अब वैलिडेटेड एंड यूजर सिस्टम लागू कर रहा है, जिससे वो तय करेगा कि कौन सी विदेशी कंपनियां उसके रेयर अर्थ मिनरल्स खरीद सकेंगी। इसका मतलब है कि चीन इन मिनरल्स को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका को इससे फेंटेनल ड्रग कंट्रोल में मदद मिली है, क्योंकि चीन ने 13 रसायनों को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला है। इससे अमेरिका में कुछ प्रोडक्ट्स थोड़े सस्ते हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में तनाव कायम रहेगा। इस डील से इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और ईवी बैटरीज की कीमतें कुछ समय के लिए स्थिर रह सकती हैं, लेकिन सप्लाई चेन पर चीन का कंट्रोल बना रहेगा, जिससे दुनिया को अनिश्चितता का खतरा रहेगा। भारत के लिए ये स्थिति फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि कंपनियां अब चाइना+1 रणनीति के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं।
एप्पल, माइक्रॉन और टेस्ला जैसी कंपनियां पहले से ही भारत में निवेश के विकल्प तलाश रही हैं। टाटा पावर के भी कल Q2 नतीजे आए थे। कंपनी के आंकड़े ठीक ठाक रहे, कोई बड़ा धमाका नहीं दिखा। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ग्रोथ औसत रही, लेकिन कंपनी ने बताया कि वो इस सेक्टर में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। नतीजों के बाद स्टॉक में करीब 2% की गिरावट आई, जो मार्केट की न्यूट्रल रिएक्शन को दिखाता है। BSE और NSDL जैसी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में आज शानदार तेजी रही। BSE ने भी मजबूत तिमाही रिजल्ट पेश किए और NSDL से जुड़ी बड़ी खबर ये रही कि उन्होंने विदेशी निवेशकों के लिए नया यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। इससे विदेशी फंड्स का फ्लो और आसान हो जाएगा, जो भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव है। अब बात ट्राइडेंट की करते हैं। काफी समय से ये स्टॉक एक ही लेवल पर फंसा हुआ है। पहले ये 3 रुपए के आसपास चलता था, फिर तेजी आई और अब दोबारा कंसोलिडेशन में है। टेक्सटाइल सेक्टर में फिलहाल दबाव है क्योंकि अमेरिका ने एक्सपोर्ट से जुड़ी नीतियों में सख्ती की है, जिससे इंडस्ट्री पर असर पड़ा है। टाटा मोटर्स आज का सबसे चर्चित नाम रहा। कंपनी का डिमर्जर पूरा हो गया है और अब इसका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अलग से NSE और BSE पर लिस्ट हो चुका है। इस नई लिस्टिंग में स्टॉक 28% प्रीमियम पर खुला, यानी मार्केट ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया। हिमात सिंह का साइदा का मुनाफा साल दर साल 93% बढ़कर 42 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये करीब 22 करोड़ था। हालांकि कंपनी की कुल आय करीब 9% घटी है क्योंकि बिक्री में कमी आई, लेकिन दूसरी आय में बड़ा उछाल आने से कुल मुनाफा बढ़ा। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 15.7% रह गया, जो पहले 20% था। खर्चे कम करने की वजह से निचली लाइन यानी नेट प्रॉफिट मजबूत रहा और शेयर 3.6% बढ़कर 123 रुपए के पार बंद हुआ। PNC इन्फोटेक ने भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। कंपनी का मुनाफा 160% उछलकर 215.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि रेवेन्यू में 21% गिरावट रही। इसकी बड़ी वजह थी एक बार का 162 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन, जिसने नतीजों को मजबूत बनाया। कंपनी ने हाल ही में अपने एक प्रोजेक्ट PNC बरेली नैनीताल हाईवेज को वर्टिस इन्फोटेक ट्रस्ट को बेच दिया है और साथ ही जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण को भी मंजूरी मिली है। अब बात सेबी की करते हैं। एक पैनल ने सिफारिश की है कि सेबी के चेयरमैन और टॉप अफसर अब अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा पब्लिकली करें, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। साथ ही नए चेयरमैन या मेंबर बनने वालों को भी अपने किसी भी संभावित हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जानकारी वित्त मंत्रालय को देनी होगी। ये कदम ग्लोबल बेंचमार्क्स के हिसाब से भारत में रेगुलेटरी पारदर्शिता को मजबूत करेगा। अक्टूबर महीने का इन्फ्लेशन डेटा आ गया है और ये डेटा वाकई हैरान करने वाला है। अक्टूबर महीने में CPI इन्फ्लेशन घटकर सिर्फ 0.25% रह गई, जबकि अनुमान 0.48% का था। ये लगभग 12 साल का सबसे निचला स्तर है, जो दिखाता है कि कंज्यूमर डिमांड में कमजोरी आ रही है और बाजार में कीमतों का दबाव घटा है। RBI के अनुसार इन्फ्लेशन का दायरा 2% से 6% के बीच रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई से ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, जबकि बहुत कम इन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और ग्रोथ पर असर पड़ता है। अक्टूबर का आंकड़ा इतना कम है कि RBI का पूरे तिमाही का 1.8% इन्फ्लेशन टारगेट तभी पूरा हो पाएगा जब नवंबर और दिसंबर में दरें बढ़कर लगभग 2.5% तक पहुंचे, वरना ये डेटा मॉनेटरी पॉलिसी पर दबाव बढ़ा सकता है। वहीं वेल्सपन लिविंग के लिए ये तिमाही कमजोर रही। कंपनी का मुनाफा 93% गिरकर सिर्फ 13 करोड़ रुपए रह गया। US में 50% टैरिफ लागू होने से एक्सपोर्ट्स पर बड़ा असर पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यू 15% घट गई। हालांकि सीक्वेंशियल ग्रोथ यानी पिछली तिमाही से तुलना में 15% की सुधार जरूर दिखी। कंपनी का कहना है कि ये दबाव अस्थायी है और भविष्य में भारत के लिए नए बाजार और ट्रेड डील्स जैसे इंडिया UK FTA ग्रोथ का बड़ा मौका देंगे। डेटा जारी होने के बाद भी बाजार शांत रहा। गिफ्ट निफ्टी और ब्रॉडर इंडाइसेस में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी। निवेशक फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन नॉर्मल होता है या और नीचे जाता है। CPI में फूड आइटम्स का वजन सबसे ज्यादा यानी करीब 50% होता है। सीरियल्स, मिल्क और सब्जियों के दामों में गिरावट के चलते इस बार इन्फ्लेशन नीचे आया, जबकि एजुकेशन और हेल्थ जैसी कैटेगरीज का प्रभाव सीमित रहा, क्योंकि उनका वेटेज बहुत कम है। शॉर्ट टर्म में इतनी कम महंगाई उपभोक्ताओं के लिए राहत जैसी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का संकेत है। कमजोर डिमांड से ग्रोथ और कंपनियों की अर्निंग्स दोनों पर असर पड़ सकता है, जिससे आने वाले महीनों में RBI को अपनी नीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। फाइजर ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा 19.4% बढ़कर 189 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू भी 9% बढ़कर 642 करोड़ रुपए पर रहा। EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21.5% बढ़ा और मार्जिन 35.6% तक पहुंच गया। मजबूत बिक्री और बेहतर लागत नियंत्रण की वजह से कंपनी ने बेहतरीन नतीजे दिए।
फाइजर ने शेयर होल्डर्स को 165 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया, जिसमें 75 साल पूरे होने पर एक स्पेशल बोनस भी शामिल था। अशोक लेलैंड के नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी का रेवेन्यू 9.3% बढ़कर 9,588 करोड़ रुपए पहुंचा और ईबीडीए 14% बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा 771 करोड़ रुपए पर। कंपनी ने लगातार 11वीं तिमाही में डबल डिजिट ईबीडीए ग्रोथ दिखाई, जो एक मजबूत संकेत है। हालांकि इस बार एक बार का 40 करोड़ का घाटा नतीजों पर असर डाल गया। कैंपस एक्टिववेयर ने भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा 40% बढ़कर 20 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 16% बढ़ा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 32% उछालकर 12.9% पर पहुंचा और शेयर हल्की बढ़त के साथ 278 रुपए के आसपास बंद हुआ।